नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे हुड़दंगी हुए दंग, विधायक भत्ते में दम। केदारनाथ उपचुनाव से पहले उत्तराखंड राजभवन ने राज्य दंगारोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की इस मंजूरी के बाद अब दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही उनसे नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को राजभवन में मंजूरी दी थी है। ये विधेयक गैरसैंण में हुए मानसून सत्र के दौरान 23 अगस्त को पास हुआ था। विधायी विभाग से औपचारिक नोटिफिकेशन के बाद ये कानून का भी रूप ले लेगा। और इसके साथ ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। राज्यपाल की विधिवत मंजूरी के बाद इस विधेयकों को विधायी विभाग को भेज दिया गया है और प्रदेश में उपद्रव फैलाने और सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कानून बनाने की घोषणा की है। हालांकि विपक्ष को यह डर है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि सीएम धामी जो वादे जनता से करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। और भाजपा का कहना है कि सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं। दरअसल धामी सरकार ने दंगा कर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अब नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से की जाएगी। राजभवन ने इससे संबंधित विधेयक को भी अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में उपद्रव फैलाने और सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी। वहीं भाजपा मुख्यमंत्री की ओर से लिए जा रहे एकाएक बड़े फैसलों से काफी उत्साहित है। भाजपा का दावा है कि जो भाजपा कहती है वो करती है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि दंगाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रावधान पहले भी है, लेकिन सरकार हेडलाइन बनाने के लिए सब प्रयोग करती है। वहीं कांग्रेस ने इस कानून के दुरुपयोग की भी आशंका जताई है। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जो वायदे यहाँ पर एक्ट लाने के कहे थे उसको उन्होंने सार्थक करा है और धरातल पर उतारा है। समान नागरिक संहिता हो, चाहे दंगा विरोधी एक्ट हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, लैंड जिहाद हो और इस तरीके के अनेकों कानून, महिलाओं को 30% 36 आरक्षण सरकारी नौकरी में, उसी के तहत उन्होंने एक क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट का गठन किया था, जिसके तहत एक दंगा विरोधी एक्ट को पास करना था, जिसको राज्यपाल जी से संस्तुति मिल गई है और अब ये दंगा विरोधी एक्ट हमारे यहाँ पारित हो चुका है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जो दंगाई सरकारी चीजों को, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते थे, अब वो क्षति पहुंचाने वालों के मन में एक खौफ होगा, क्योंकि उसकी भरपाई उन्हीं के पैसों से, उन्हीं की संपत्ति से करी जाएगी। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति का इससे थोड़ा सा अब ध्यान हटेगा। वो इस तरीके से सरकारी संपत्ति की भूमि को और चीजों को, सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एक खौफ उनके अंदर इस चीज के लिए बना रहेगा। देखिए, सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमों में फंसाना चाहती है, उनके ऊपर केस करना चाहती है। ये ऑलरेडी पहले से कानून बने हुए हैं कि जो सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करेगा, दंगा करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करेगा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कोई नई बात नहीं है। आज आप नया ले आए हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता आपके विचारधारा का नहीं है, अगर विरोध कर रहा है तो आप उसको फंसाने के लिए इस तरीके का कानून इस प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। वहीं एक और जहां दंगाइयों से वसूली की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके बाद अब राज्य की 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की संतुष्टि की थी। वही कांग्रेस का तर्क है कि यह समय अनुकूल नहीं है, प्रदेश में आपदा आई हुई है और सरकार विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ा रही है।
आप जानते हैं कि 2018 में जो वेतन मिलता था माननीय विधायकों को, उसी अभी 6 साल बाद भी उतना ही उनको मिल रहा था। हमारे माननीय विधायकों की मांग के बाद एक माननीय प्रीतम सिंह जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसने कुछ सिफारिशें की, जिसमें कुछ संशोधन किए गए और अंतोगत्वा गैरसैंण की विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ। उस पर भी माननीय राज्यपाल जी ने मोहर लगाई है। यानी कि अब हमारे जो महंगाई के आधार पे, या आप सामान्य स्थिति देख सकते हैं पहले से महंगाई बढ़ी है, के आधार पे हमारे माननीय विधायक गणों के जो वेतन और भत्ते में वृद्धि हुई है, तो इसमें लगभग 1 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले टाइम पे हमारे माननीय विधायकगण और दक्षता के साथ और अच्छे भाव के साथ और अच्छी मेहनत के साथ वो काम कर सकते हैं। क्योंकि सरकार का काम है, सरकार ने कर दिया, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जो मैंने पहले कहा था कि जिस समय केदारखंड आपदा से ग्रसित है, चंपावत जिला आपदा से हलाहल है, उधर हमारा जो गरुड़ के आगे लगा हुआ हमारा बागेश्वर से लगा हुआ कपकोट भराड़ी का क्षेत्र है, चाहे धारचूला का क्षेत्र है, चाहे चमोली क्षेत्र है, ये सब आपदा से इस समय त्राहिमाम कर रहे थे। इस समय आवश्यकता थी कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले राहत कार्य करती और सही समय आने पर, सामान्य स्थितियां होने पर ये वेतन उसका बढ़ाती तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी गैरसैंण में जो सरकार ने 3 दिन का सेशन किया था, उसमें अनुरूप बजट में इन्होंने ये चीज़ को प्रस्तुत करा था, जिसमें जो विधायक थे उनकी जो आय है उसको बढ़ाया गया है, जो उनको भत्ते हैं उनको बढ़ाया गया है, और उस भत्ते में जो सुविधाएं हैं विधायकों को वो सब बढ़ाई गई हैं। यूकेडी सरकार से पूछना चाहती है कि ये जो अतिरिक्त भार जो बोझ पड़ेगा आय का या खर्च का जो पड़ेगा प्रदेश में या प्रदेश की बजट में, ये कहाँ से लाएंगे? क्योंकि देखिए हमारा जो प्रदेश है ये इसमें आय के स्रोत बहुत कम है और जितने भी ज़्यादा यहाँ की जो खर्चे हैं वो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनसे जो अंशदान मिलता है उनके द्वारा पूरा किया जाता है। यहाँ स्वयं की राज्य की जो आय है वो बहुत कम है और ऐसे समय में यदि इस तरीके का कोई कदम सरकार उठाती है और उस पर अतिरिक्त आय का बोझ पड़ता है, जो बजट है वो हमारा गड़बड़ा जाता है, और तो ये अतिरिक्त आय का जो स्रोत है ये सरकार को बताना चाहिए कि इसके द्वारा जो ये अनुरूप बजट में इन्होंने सरकारी भत्ते विधायकों के बढ़ाए हैं, ये भत्तों का जो बोझ है वो सरकार किस रूप में कम करेगी और वो पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए कौन से नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं या कौन सी नई कार्य योजना शुरू की जा रही है, कौन सी नीति है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं तो एक तरीके से एक फिजूल खर्ची है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब दंगा रोधी कानून को लागू करना मुख्यमंत्री की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाकर प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ाना भी मुख्यमंत्री के खाते में जुड़ गया है। अब देखना होगा इन सख्त कानूनों का क्या सकारात्मक असर देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में आज नवीन प्रशाली साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से। नवीन प्रशाली जी के साथ में हम शुरुआत कर लेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नवीन जी, ये क्या हो रहा है? एक तरफ दंगाइयों को लेकर एक्शन है, दूसरी ओर भत्ते को लेकर चल रहा है। एक्शन में सरकार नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी तो कुछ और ही कह रहे हैं। विपक्षी क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क इस बात पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही काम अच्छे हुए हैं। चाहे अगर आप दंगा रोधी कानून की बात करें, क्योंकि जो प्रदर्शनों के नाम पर दंगे होते हैं उसमें जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है वो एक बड़ा नुकसान होता है। अगर वो नुकसान रुकता है तो शायद हम लाखों करोड़ों रुपए बचाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आज तक जो हुआ है उसमें अधिकतर अपराधियों को पकड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। कानून लचर कानून थे, तो एक सख्त कानून की आवश्यकता उत्तराखंड में थी और आज मुख्यमंत्री जी ने वो जो कानून का उसको रूप दिया है सरकार ने, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे ये दंगे फसाद रुकेंगे और इसमें जो सरकारी संपत्ति होगी उसकी भरपाई उन्हीं से की जाएगी। दूसरा, जहां तक विधायकों का सवाल है, उनके वेतन भत्ते बढ़ाए हैं, तो आप देख सकते हैं एक विधायक
जब होते हैं तो बहुत बड़ा क्षेत्र उनका होता है, उनको भ्रमण भी करना होता है, काफी लोग उन पर निर्भर भी होते हैं। और आप सुबह विधायक उठते नहीं हैं, लोग वहां पहुंच जाते हैं, उनकी चाय पानी की व्यवस्था से लेकर फिर कई दूर तक जाना होता है, कुछ लोगों के पास किराया नहीं होता है, उसकी भी व्यवस्था विधायक करते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं समाज के प्रतिनिधि होने के कारण उनको करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि 5-6 साल से जो वृद्धि नहीं हुई थी और वो एक उचित है एक हिसाब से और ठीक हुई है। ठीक है जी गरिमा जी। चलिए ठीक है, प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं। गिरिराज जी आवाज मिल रही है आपको? गिरिराज जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी गिरिराज जी क्या वजह है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार तो कह रही है कि एक्शन में सरकार है। मुख्यमंत्री धामी ने जिस तरीके से बैक टू बैक फैसले लिए हैं, लोगों के बीच लोकप्रियता भी बढ़ी है, और वेतन भत्ते से क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के लोगों को? ऊपर चला गया यार। चलिए पहले वेतन भत्ते पे आते हैं। गरिमा जी ना जी सुन रहे गरिमा जी, अभी जो ग्रीष्मकालीन सत्र के रूप में 2 और 3 दिन का जो आउट अभी भाजपा ने अभी किया था राजधानी गैरसैंण में, भरारीसैंण में, वहां पे एक उपलब्धि भाजपा लेके आई। अपने जो विधायकगण हैं या जो भी रिप्रेजेंटेशन विपक्ष के भी विधायकगण हैं, उनके वेतन वृद्धि की जो अभी जो वेतन वृद्धि उनकी हुई है, एक तो गरिमा जी ये स्वयं आप सोचिए कि परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। सारी चीजें विजिबल हैं। उत्तराखंड आपदा का दंश झेल रही है। समूचा पर्वतीय क्षेत्र जो है, जनमानस जो है इस समय आपदा का दंश झेल रहा है। आपने वेतन वृद्धि विधायकों की जो हुई है, आप स्वयं सोचो किन परिस्थितियों में इस समय उत्तराखंड आपदा का दंश झेल रहा है। और एक सवाल मैं करना चाहूंगा भाजपा से, गरिमा जी आपके माध्यम से, इन्होंने अभी तक जो है इन 7 वर्षों के कार्यकाल में इनकम ऑफ सोर्सेस क्या इरेज किए? जो बजट, जो वाकई एक आर्थिक बोझ इस समय सरकार पे पड़ने वाला है आने वाले समय में, इस वेतन वृद्धि के बाद सवाल बनता है सरकार पे कि आपने अपने इनकम ऑफ सोर्सेस, चाहे हॉर्टिकल्चर से हो, चाहे टूरिज्म से हो, चाहे आप जो आज विपक्ष बार बार मांग करता है आपसे कि आप वाकई हर्ब्स जो है इस समय हमारे पास अवेलेबल हैं, आप माइक्रो इंडस्ट्रीज लगाइए पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। आपने इनकम ऑफ सोर्सेस कोई रेज नहीं किए और आर्थिक बोझ आपका बढ़ता जा रहा है। राज्य में परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, फिर भी आपने ये वेतन वृद्धि की विधायकों की। सरकार पे अपने विधायकों का भी अपना प्रेशर था, जिस प्रेशर को लिए हुए सरकार थी, और आनन फानन में आप 4 लाख लगभग इनका जो अब टोटल जो ग्रॉस इनकी अमाउंट हो गई है विधायकों की, 4 लाख रुपए हो गई है। कांग्रेस पार्टी के विधायकगण, गरिमा जी, आज ये चीजें प्रूफ हो चुकी हैं कि इस राज्य में कांग्रेस के जो विधायकगण जो वाकई रिप्रेजेंट कर रहे हैं असेंबली में, उनमें से लखपत बुटोला हमारे नवनिर्वाचित जो अभी विधायक हैं बद्रीनाथ जी से, उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने का जो वेतन वृद्धि वाली जो अमाउंट है वो अपने क्षेत्र में मैं इस्तेमाल करूंगा, अपना जो उस पॉकेट पे जनमानस है उसके कल्याण के लिए उस पैसे को लगाऊंगा। गणेश गोदियाल जी ने भी अपनी तरफ से अपनी बात रखी थी कि जो मेरी पेंशन में जो वृद्धि है उस वृद्धि को मैं वापस करता हूं। एक उन्होंने पत्र भी उसमें लिखा है। तो हम लोग बड़े सीरियसली, बड़े सिंसियरली, एक पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं। और वाकई विपक्ष के रूप में अगर विपक्ष है इस समय, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से मांग को दोहरा रही है सरकार के बीच में खड़े होके कि आप लोग अपने इनकम ऑफ सोर्सेज वाकई बढ़ाइए, जहां जहां से पैसा आ सकता है
उसमें जब आपके प्रोग्राम स्टेट प्लान से इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो पैसा आएगा। लेकिन अगर आप स्थितियां आपकी ऐसी होंगी, आपके मंत्रीगण विधायकगण अगर वाकई किसी भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं आप जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम की तरफ जो पर्वतीय क्षेत्र में होना चाहिए, जिसके लिए आज भी पर्वतीय क्षेत्र महरूम है। आज गरिमा जी, जो सीजनल सब्जियां होती हैं पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, ये छोटी बात लग सकती है भाजपा को, सब्जियां सड़ रही हैं, विपणन की व्यवस्था नहीं है। सुनिएगा, अगर विपणन की व्यवस्था होती, वो सब्जियां अगर वाकई प्रिजर्व की जाती, नवीन जी बीच में मत बोलिए प्लीज, फिर दो लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं आती है। लगातार बोले जाएंगे, कहीं तो टाइम आएगा ना, थोड़ा समय। सर, सबसे पहले मैंने आपसे ही शुरुआत की, क्या बात कर रहे हैं आप? और आपको मैंने रोका भी नहीं था, आपने खुद कंप्लीट किया है। बात हो रही थी विधायकों के फंड की, बात हो रही थी दंगा रोधी की, ये चलेगी सब्जी में, आपने खुद कंप्लीट किया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, बात आएगी नवीन जी, बात आएगी, सुनने की क्षमता रखिए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे गिरिराज जी तो ठीक रहेगा, बाकी के प्रवक्ता भी हैं। अच्छे प्रवक्ता है भाजपा के। हाँ जी। दूसरी बात जो है गरिमा जी, हाँ, दूसरी जो बात आती है, आज जो है दंगा विरोधी आज कानून इन्होंने पारित किया है असेंबली में। दंगा विरोधी कानून जो है पहले से ही आप ये देखिए, आईपीसी की धारा 146 से लेकर 148 तक 147 में प्रावधान है। नहीं तो इस कानून से दिक्कत क्या हो गई सर? बड़ी बात तो ये है ना, अगर दंगा विरोधी कानून आ रहा है तो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होगा, ये विपक्ष ने पहले ही सोच लिया। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। देखिए और मेहमान हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गिरिराज जी, ठीक है, थोड़े और मेहमान हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आऊंगे भी आपके पास में। थपलियाल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कुलदीप राणा जी भी अभी अभी आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। थपलियाल जी को सुन लो, उसके बाद आपके पास में आते हैं। थपलियाल जी, ये क्या हो रहा है? एक तरफ सख्त फैसले सरकार ले रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि इन कानून जो बन जाएंगे इनका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। आपको लग रहा है कि क्या इसका कोई कनेक्शन है? देखो, जब से राज्य बना, और इस राज्य को मैं अभागा राज्य बोलूंगा, इसके साथ शुरू से ही भेदभाव किया गया। इसकी परिसंपत्तियों से लेकर इसकी राजधानी को न देना उत्तर प्रदेश विधेयक में, और उसके बाद जब पहली चुनी हुई सरकार तिवारी जी की आई, वो 5 साल उन्होंने जो यहाँ पे विकास के कार्य किए। उसके बाद खंडवी जी की सरकार 2007 में आई, उन्होंने उन विकास कार्यों को और सुंदर रूप दिया, सख्त भू कानून भी उन्होंने बनाया। लेकिन धीरे धीरे राजनीति ऐसे लोगों के हाथ में जाती गई कि हमने 2012 से 17 तक एक तमाशा देखा, जिसमें कि स्टिंग ऑपरेशन, और स्टिंग ऑपरेशन के बाद सरकारों का उठना, तोड़ना, बदलना, वो सारा नाटक की हमने यहाँ पे देखी है। लेकिन इसके बाद जो आज वर्तमान दौर में इतने हल्के उसमें राजनीति जा चुकी है कि विकास की मानो कि ABCD उनको ना मालूम हो, और केवल जनता को ऐसे मुद्दों पे खिला रहे हैं जिन मुद्दों का इस राज्य की रोजी रोटी से कोई सरोकार नहीं। आज जिस तरह से उस गैरसैंण में, उस अभागे गैरसैंण में 2-3 दिन गए थे ये लोग, और 2 विधेयक पारित करके लाए। एक तो इन नेताओं के लिए सौगात, जिन नेताओं ने इसको अपना चारागाह बना दिया और माफियों के साथ इस राज्य को लूट रहे। दूसरी ओर एक बड़ा चाबुक जनता की पीठ पे डाला कि खबरदार, अगर हमारे खिलाफ तुमने जरा भी नारेबाजी की, आंदोलन किया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसा कानून बनाना कि जिस कानून को लोकतंत्र में अगर जनता आक्रोशित होती है, और अभी तक इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारें बेलगाम हुई हैं, जब जब सरकारें अहंकारी हुई हैं, तब तब जनता को आक्रोश आया, और आक्रोश की सीमा कोई होती नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से परिवार में अगर माँ बाप से बच्चे आक्रोशित होते हैं तो घर में बर्तन भी तोड़ देते हैं, और वे कुछ भी सीमा लांघकर कर सकते हैं। ये सरकारों का काम है कि जनता के
इस हालत में नहीं पहुंचाना जहां की आज क्या है। जब तुम विधायकों की तनख्वाह बढ़ा रहे हो तो तुम्हारे आगे उपनल कर्मचारी नहीं दिखाई दिए क्या? उपनल कर्मचारी इस राज्य के लिए काम नहीं कर रहे? जो उनकी जिस काम को वो कर रहे हैं उस काम के लिए अन्य राज्यों में मोटी रकम मिलती है और वे स्थायी कर्मचारी होते हैं, या 11 महीने में तुमने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में रखे हुए कर्मचारियों से वो काम ले रहे हो जो तुमको नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा उपनल जो था वो केवल पुरुष सैनिकों के लिए बना था, लेकिन तुमने उपनल को भी हत्या कर और इसमें जो ठेकेदारी प्रथा शुरू की है, युवाओं को अंधकार में धकेला है और उनकी उस पीड़ा को नहीं समझा कि आज वो कितने दिनों से, कितने सालों से मैं देख रहा हूं कि वे चिल्ला रहे हैं अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको अनदेखा किया गया। और इन नेताओं की तनख्वाहें जो पहले ही बेशुमार दौलत के मालिक बन चुके हैं, यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से हम लगाते हैं कि भाई तुम्हारे गणेश जोशी की आय इनकम से ज्यादा कैसे हो गई, तो वहां कोई इवन नोटिस आता है, विजिलेंस कमीशन बोलता है कि भाई जवाब दो सरकार, लेकिन सरकार चुप है। ये सब सवाल जो हमारे आगे है कि किस तरह से आपने जो नगर निगम में 85 करोड़ का घपला हमने देखा, उसकी बात हम आरटीआई के माध्यम से निकालते हैं तो तुम चुप हो। सैन्य धाम में कितना बड़ा घपला हुआ है, तुम चुप हो। तुम ये तमाम संसाधनों की लूट मचाकर जनता के लिए एक ही चीज, उसकी पीठ पे चाबू। तुम हमेशा कठोर 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 कहकर हमारे को डराते रहे हो, लेकिन हम डरेंगे नहीं। तुम कितना कठोर कानून बना लो, हम तुम्हारे को कभी नहीं। और निश्चित रूप से जो ये कर रहे हैं जन विरोधी नीतियां बनाकर, उसका खामियाजा ये आगे आकर भुगतेंगे। चलिए इस पर विस्तार से अपनी चर्चा को आगे आएंगे और कुलदीप राज भी जानेंगे कि आखिर ये जो कानून बनने वाला है या फिर जिस तरीके के एक्शन सरकार ले रही है उससे क्या आने वाले वक्त में उसके क्या नतीजे होंगे। लेकिन उससे पहले भूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक तरफ महंगाइयों को लेकर, दूसरी ओर वेतन भत्ते को लेकर। साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी देखिए, आज दो मुद्दे हैं। एक तरफ वेतन भत्ते की बात हम कर रहे हैं, दूसरी ओर दंगाइयों के लिए जो सख्त कानून बन रहा है। आप दोनों को कैसे देख रहे हैं? वेतन भत्ते को लेकर पहले ये हुआ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस को पहले तो इससे समस्या नहीं थी, पहले दूसरी बातें कहते थे, अभी जब हमारी ओर से कदम उठाया गया तब उस पर विरोध कर रहे हैं। और अगर दंगाइयों को लेकर सख्त कानून बन रहा है तो दिक्कत क्या है? क्या इसका बेजा इस्तेमाल भी हो सकता है? देखिए गरिमा, जो पहला सवाल है जो वेतन वृद्धि को लेकर के, इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विपक्ष जो तमाम मुद्दों को लेकर के हो हल्ला करता है, और विपक्ष में मैं सिर्फ कांग्रेस की बात करूंगा, राजनीतिक विपक्ष में, क्योंकि वही विधानसभा के भीतर है। तो कांग्रेस जहां तमाम मुद्दों को लेकर के बात करती है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को ही मैं सुन रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने विषय को रखा है। लेकिन कांग्रेस के 17 विधायकों में से मात्र एक विधायक जो अभी निर्वाचित हुए हैं उपचुनाव से, उन्होंने ये घोषणा की है कि वो अपने वेतन के वृद्धि को कुछ समय के लिए नहीं लेंगे। ये उनकी एक व्यक्तिगत बड़ी राजनीतिक अपनी पहल है, क्योंकि वो पहली बार निर्वाचित हुए हैं उपचुनाव से, तो अब भविष्य की राजनीति की जमीन को भी मजबूत करना है। तो ये मैं उस निर्णय को उस तरीके से देखता हूं कांग्रेस के एक विधायक के द्वारा। लेकिन पूरी कांग्रेस द्वारा इस पर क्या किया गया? पूर्व विधायक ने निर्णय लिया, एक पूर्व विधायक ने निर्णय लिया, गणेश गोदियाल जी ने, प्रशंसनीय निर्णय है, लेकिन कांग्रेस को इसके विपक्ष में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिखाई। इससे कहीं कहीं जनता को कांग्रेस के प्रति निराशा होती है। दूसरी बात, अभी जो वेतन वृद्धि विधायकों को लेकर के उत्तराखंड क्षेत्र में बात की गई, मैं सत्ताधारी दल के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि बड़े कारण गिनाए नवीन प्रशाली ने यहाँ पे कि उनके क्षेत्र में भ्रमण होता है, लोग आते हैं जाते हैं, उन्हें खर्चा भी देना होता है, तमाम सारी बातें।
लेकिन मैं नवीन की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक विषय नवीन के ध्यान में भी लाना चाह रहा हूं कि शायद नवीन जी को यह बात नहीं पता होगी कि लोकसभा सांसद उत्तराखंड में एक लोकसभा के अंतर्गत 14 विधानसभाएं आती। ठीक है, तो लोकसभा का क्षेत्र बड़ा होगा या विधानसभा का क्षेत्र बड़ा होगा? तो वही सी बात है कि लोकसभा का क्षेत्र बड़ा। ठीक, तो जहां एक विधानसभा विधायक को 4.5 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही, वहीं आपको पता है कि लोकसभा के सांसद की तनख्वाह कितनी है, उसका वेतन कितना है? उसको वेतन मिलता है मात्र 1 लाख रुपए, 2,000 रुपए उसका डेली अलाउंस है, 70,000 रुपए के करीब उनका कार्यालय भत्ता है। ठीक, और 60,000 रुपए के करीब निर्वाचन क्षेत्र का ऐसा कुछ भत्ता है, और ये आपस में हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के 2,10,000 रुपए के करीब उनको इसमें प्राप्त होते हैं। 2,10,000, हाँ इतना ही है, तो सॉरी 2,30,000 के करीब इसमें प्राप्त होते हैं। तो सांसद जिसके अंतर्गत 14 विधानसभाएं आ रही हैं, क्या सांसद को अपने क्षेत्र में भ्रमण नहीं करना? क्या सांसद के पास स्थानीय जनता नहीं जाती है? क्या सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दों को नहीं उठाते हैं? ठीक, अपने ही पार्टी के सांसदों को, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय तो पांचों सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, तो आपकी एक कार्रवाई ने, एक बात ने दूसरे को कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, अब वो भी बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे होंगे कि भाई हमारे इसमें एक विधायक को तो 4.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, और मेरे पास 14 विधानसभाओं का क्षेत्र है, मुझे जो है वेतन भत्ते मिला करके जो है 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक, 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है। तो ये असमानता है, और इससे समझा जा सकता है ये विरोधाभास जो है ना, ये हमने तो कोई बात नहीं रखी, हमने सिर्फ विषय वस्तु रखी है कि सांसद भी है और विधायक भी है, हम इसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है, ये है कि जनता इन चीजों को देख रही है, समझ रही है। यही वो बिंदु होते हैं जब सरकार के निर्णय कटघरे में खड़े होते हैं। ठीक है, और सरकार का ये निर्णय कहीं ना कहीं निसंदेह कटघरे में है, जनता इस बात को देख रही है, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं वो 20-22 साल के बाद भी अभी नहीं सुलझे, और चूंकि सत्ता में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल भी उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि उनका दूसरा टर्म। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आता हूं, जो दंगा विरोधी बात कही गई है, जो विधेयक पास हुआ है, मैं इसको सकारात्मक रूप से देख रहा हूं। पहली बात तो यह है कि आंदोलन में और दंगे में अंतर होता है। इस देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, हिंसा के समर्थक वो भी नहीं थे। ठीक, तो आंदोलन और दंगे दो अलग चीज है, इनको हमें मिला करके नहीं देखना चाहिए, इन्हें हमें पृथक रूप से देखना चाहिए। ठीक है, और जहां तक यह बात निकल करके आई कि पहले भी एक कानून था, हमें यह समझना होगा कि वो कानून कब बना। वो कानून बना 1984 में। 1984 में जब वो घटनाक्रम हुआ, ठीक, उसके बाद जब देश में दंगे भड़के, ठीक है, तो उनको देख करके केंद्र सरकार ने तत्काल ये कानून बनाया, दंगा विरोधी कानून। ठीक है, जिसमें सजा का भी प्रावधान था, जुर्माने का भी प्रावधान। ठीक है, लेकिन 1984 से 2024 के बीच में परिस्थितियां बदल चुकी हैं, चीजें बदल चुकी हैं। हमने आंदोलनों को उग्र होते हुए और हिंसक होते हुए देखा है। पहले आंदोलन इस देश में बड़े आंदोलन हुए हैं। जेपी का आंदोलन इस देश के सबसे बड़े आंदोलन, आजाद भारत के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक। ठीक है, कहीं कोई हिंसा नहीं थी। उनका नारा भी बड़ा शानदार नारा है, आज भी वो प्रासंगिक माना जाता है, सिंहासन खाली करो की सत्ता जनता आती है। ठीक है, तो जेबी के मूवमेंट भी हुए जो इस देश के सबसे बड़े आंदोलन में रहे, लेकिन कभी हिंसक आंदोलन नहीं। ठीक है ना, समय के साथ ये धीरे धीरे आंदोलनों में जो हिंसा का रूप आ रहा है, जो हिंसा उपद्रवी तत्व आ रहे हैं, ये उनके लिए एक प्रभावी रूप से मैं इसको देख रहा हूं। हालांकि कानून कोई भी हो, सत्ता जो भी दल सत्ता में होता है वो उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल जरूर करता है। ठीक है, आज भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ है, कल कांग्रेस सत्ता में होगी तो उनको, भाजपा को लगेगा कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो राजनीतिक बातें चलती रहेंगी, लेकिन पहले वाला जो विधेयक है वेतन वृद्धि का, उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जनता के कटघरे में है। और दूसरी चीज जो है, दूसरा जो विधेयक है दंगा विरोधी, ये बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अब ये देखने में आ रहा है कि हर छोटी छोटी चीजों को लेकर के, देखिए घर के भीतर अगर बर्तन टूट रहे हैं ना, तो ये उस घर के संस्कारों को दर्शा रहा है, उस घर के संस्कार कमजोर है।
उस पिता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, उस माता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसका मतलब ये आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, ये संस्कार है। लेकिन अगर हम जो बाहर जाकर के कर रहे हैं, वहां कानून और कानून व्यवस्था लागू होती है, वो काम सरकार का है, और ये उस दिशा से मैं इसको सकारात्मक रूप से देखता हूं, दंगा रोधी कानून। ठीक है सर, ठीक है। इस पर नवीन प्रशाली साहब से हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ वो कहेंगे। नवीन जी, आपने सुन लिया, अभी गिरिराज जी की बात पर आप विरोध जता रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह कि अभी कुलदीप जी ने बड़ी अहम बातें कही है, क्या कुछ कहेंगे आप? गिरिराज जी की बात करूं तो मैंने गिरिराज जी का विरोध बिल्कुल विषय से भटक के सब्जी में चले गए, तो मैं वापस ला रहा था। और कुलदीप जी ने जो अभी विश्लेषण किया अपनी जानकारी के मुताबिक बहुत अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर ये चाहता हूं कि विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र जरूर बड़ा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र एक विधायक के लिए जो उनकी दौड़ भाग है वो काफी होती है। वो राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए हम उसको भली भांति जानते हैं। और दूसरा, दंगा रोधी उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, तो उसमें अपने आप ही स्पष्ट हो गया है। कुल मिला के ये है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का, अपनी बात को रखने का सरकार के सामने पूरी तरह से आजादी है, लेकिन आजादी का जब अतिक्रमण होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई लगाम लगानी पड़ती है। और उस लगाम के रूप में अगर सरकारी संपत्तियां को नुकसान होता है, दंगा रोधी कोई दंगा करते हैं, कोई हिंसा करते हैं, तो उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता जरूर होती है। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर, सरकार ने आज जो माननीय जो महामहिम राज्यपाल हैं उन्होंने इस पर मुहर लगाई है, कानून का रूप दिया है। तो मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा और इसका कोई विपक्ष पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा, क्योंकि ये पक्ष विपक्ष का नहीं। अगर किसी पर कोई केस लगता है तो उसको माननीय न्यायालय में साबित भी करना पड़ता है। जब अगर आपकी वीडियोग्राफ होगी, फोटो होगा, कोई साक्ष्य होगा, तभी तो आप फंसेंगे। अब बिना ऐसे कौन फंसाएगा? क्योंकि ये कोई पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, भारत है। भारत में न्याय प्रक्रिया है, न्यायपालिका है, और हिंदुस्तान का न्याय, भारत का न्यायपालिका जो बहुत मजबूत है, उस पर आपको भरोसा रखना चाहिए विपक्ष को। मैं समझता हूं कि ये कानून की आवश्यकता उत्तराखंड को थी। गरिमा जी, ठीक है, ठीक है। अभी गिरिराज जी को सुन लेते हैं। गिरिराज जी, न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए और अच्छी नियत के साथ में नवीन जी कह रहे हैं कि इस कदम को उठाया जा रहा है। पहले ही विपक्ष अगर विरोध करना शुरू कर देगा तो फिर कैसे चलेगा काम? गरिमा जी, उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रदेश है, ये भी आप जानते हैं। वाकई देवताओं का वास इस प्रदेश में है। लोग जो है बड़े सरल हैं, सरल स्वभाव के लोग यहाँ वास करते हैं। गरिमा जी, दंगा रोधी जो अभी कानून लेके आई है सरकार, ये किस इंटेंशन के साथ उतरी है उस कानून को लेके? इनकी जो इंटेंशन है, अगर ये सही इंटेंशन के साथ आ रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो इंटेंशन नजर आ रही है इनकी सरकार की, वो ये लगता है गरिमा जी कि लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य करने जा रही है। कि अगर वाकई कोई आंदोलन आज विपक्ष में रहते हुए विपक्ष करता है और वह हिंसक होता है, अब उसमें इनकी इंटेंशन पे जो आया हमें कि वाकई जो है 147 का, मैंने आईपीसी धारा 147 की बात आपके सामने रखी थी कि उसमें जो है साफ साफ जो है, अगर कोई वाकई सार्वजनिक, अगर कोई सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाता है कोई दंगाई, तो उसमें सीधे सीधे 2 वर्ष की सजा भी है और जुर्माना भी है। वो कानून विद्यमान है। अगर ये लेके आ गए हैं नया कानून जो है, विधेयक एक अपना दंगा रोधी, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो इसकी अब इंप्लीमेंटेशन देखनी होगी। ये जब वाकई इस कानून के साथ उतरेंगे तो ये केवल इनका तानाशाही रवैया सामने आता है, यह सही इंटेंशन जो बार बार अभी बात रखी जा रही है कि नहीं साहब ये बिल्कुल कानून इस तरह का होना चाहिए कि जो वाकई जो है इस तरह से लगे। शांति प्रिय प्रदेश की भी गरिमा जी मैं बात कर रहा हूं, सरल लोगों की मैं बात कर रहा हूं। आज तक कोई ऐसा प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं है इन 24 वर्षों में जिसने उग्र रूप लिया हो, जिसने ऐसी स्थितियां बनाई हो कि वाकई लगाओ कि अपनी सरकारी जो हमारी संपत्ति होती है, वाकई जो इस तरह का सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, उसको किसी दंगाई ने, किसी उग्र भीड़ ने नुकसान पहुंचाया हो, बड़ा नुकसान पहुंचाया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। साथ में जो बात अभी आई है विधायकों की वेतन वृद्धि की, अभी राणा जी ने भी बहुत अच्छा उनका एनालिसिस होता है। तो अगर बात विपक्ष रख रहा है
तो अनुकूल परिस्थितियों की बात कर रहा है कि अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी प्रदेश में। आपने 3 दिन का आहूत किया था सत्र, और उस 3 दिन के आहूत सत्र में केवल एक उपलब्धि आप लेके आए, तो वाकई ये विचारणीय प्रश्न है। और ये सारी चीजें विजिबल है। कॉमन जो मैन है यहाँ का, जो वाकई जो नागरिक वास कर रहा है इस उत्तराखंड में, जो सरल स्वभाव का मैं बता रहा हूं, वो सब कुछ देख रहा है। भाजपा के कृत्य देख रहा है कि आज 9 पर्वतीय राज्यों में आप महिला अपराध में अव्वल दर्जे पे इसको ले आए हैं। आज डकैतियां जो है लगातार दिन दहाड़े हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लॉ एंड ऑर्डर आपका पूरा ध्वस्त हो चुका है, आपकी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्यूर है। ये सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर वाकई आप इंटेंशन आपकी अब देखी जाएगी इसकी गरिमा जी, जो इंप्लीमेंटेशन होगी आने वाले समय में, विपक्ष बड़ी बारीकी से, करण महाराज जी के हमारे जो यशस्वी प्रेसिडेंट हैं, उनकी वाकई अगुवाई में जो है, अभी तो आने वाले समय में आंदोलन होंगे, लेकिन हम लोगों के जो भी आंदोलन होते हैं वो कहीं दूर दूर तक हिंसक नहीं होते या उग्र नहीं होते। हम लोग बड़े शांति प्रिय जो है, हमारी पार्टी जो भी आंदोलन करेगी बस शांति के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इस सरकार को जब जो है विपक्ष को जगाने की जरूरत पड़ेगी इस सरकार को, तो हम लोग सोई हुई स्थिति में जो सरकार होती है 7 वर्षों से सुप्तावस्था में जो है, उसको जगाने का कार्य विपक्ष करेगा। हमें डराने की कोशिश न करें ये लोग। ठीक है, चलिए ठीक है। सोई हुई सरकार को आप जगाने का काम कर रहे हैं। थपलियाल साहब भी विपक्ष में ही बैठे हैं, हालांकि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं। थपलियाल साहब से भी जान लेते। थपलियाल साहब, कितना सहमत है आप गिरिराज जी की बात से? देखो, जो राजनीति केंद्र में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, इस राजनीति ने हमेशा गांधी का जो शांति वाला आंदोलन था उसका विरोध किया, उनकी हत्या तक कर दी, और भगत सिंह को सल्यूट किया। हमारे जो आजाद सेना बनी थी हमारी सुभाष चंद्र बोस की, उसको सलाम किया। यानी जो अपने राज्य में अब जब शासन में आए तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बुलडोजर चलते हैं, किस तरह से इनकाउंटर होते हैं, वो सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको वार्निंग दी। अब बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अगर हम ये बोले कि साहब यहाँ पे हम बहुत न्याय प्रिय हैं, कि अभी तक कोई हमारा पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन में फिर रामपुर तिराहे पे गोली चलाने वाले थे। उस मुजफ्फरनगर के में हमारा पे गोली चली, जिस मुजफ्फरनगर का डीएम ने ऑर्डर दिया हम पे गोली चलाने का, क्यों चलवाई? उस वहां 4 विधायक बीजेपी के थे, सांसद वहां बीजेपी का था, वहां पे मालती शर्मा बीजेपी की थी, और उनके मौजूदगी में रामपुर तिराहे में हमारे साथ नंगा नाच किया। मैं यहाँ पे उन चीजों को ला रहा हूं कि आज यहाँ पे बड़े विद्वान लोग, बाप रे बाप, केवल जो पक्ष विपक्ष को देखते हैं और बहुत आचरण संहिता और आचार की बातें करते हैं, उनको ये नहीं दिखाई दिया कि ये जो उत्तराखंड में तमाम हमारे पे अत्याचार हुए, इसकी जिम्मेदार कौन लोग। और आज अगर हम जो विधायकों की भी तनख्वाह की बात करते हैं, तो हम अपने पार्षदों को क्यों भूल जाएंगे? हम अपने जिला पंचायत सदस्यों को क्यों भूल जाएंगे? हम अपने प्रधानों को क्यों भूल जाएंगे? और हम उनकी चिंता करेंगे जो संसद में बैठकर जवाब नहीं दे पाते। ऐसे मंत्री हमारा वहां पे शर्म कर दिया, पूरे उत्तराखंड का नाक कटा दिया, जब एक सवाल का जवाब इनका सांसद यहां से चुनाव अनुमान नहीं दिया। ऐसे नेतृत्व, ऐसे लोग जो संसद में भेजे जा रहे हैं, उन लोगों पे हमें बहुत दुख है कि इस राज्य का प्रतिनिधित्व इसलिए उन लोगों के हाथ में जा रहा है कि उनको ऐसी चीजों से सत्ता पोषक पत्रकारों का संरक्षण, और उसके बाद जो यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से हमें बरगलाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कठोर कानून, दंगा विरोधी, लेकिन इन तमाम सवालों के साथ कोई ये बताएगा कि उपद्रवी तत्वों का मतलब क्या होता है। उपद्रवी तत्व यानी जनता को आप डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब आंदोलन होता है तो आंदोलन उग्र भी होता है। आंदोलन इस सीमा पे जाता है जहां पे कि प्रशासन को गोलियां चलानी पड़ती है, और बहुत जगह ऐसा हुआ है। तो वो आंदोलन को क्या डिफाइन करेंगे आप? और उस आंदोलन को उस सीमा पे पहुंचाने का जिम्मा उन लोगों का, उन नालायक सरकारों का होता है जो न्याय संगत सरकार नहीं चला सकती। जब उत्तराखंड में बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा तो भिड़ेंगे, वो इतनी सीमा तक भिड़ेंगे कि इनको बाहर निकलना मुश्किल होगा।
हम करेंगे। ठीक है। चाहे कितने ये पोषक बोले कि आचरण शासन की हमें नसीहत दें, हमें न माने पक्ष विपक्ष, लेकिन हम निश्चित रूप से हनक रखते हैं इस राज्य में, क्योंकि इस राज्य की अवधारणा का जन्म उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया। चलिए ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे और हम उन बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। ठीक है सर, अभी कुलदीप जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है सप्लाई साहब, लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी, क्या वजह है कि आखिर सरकार ने इस वक्त में इन कदमों को उठाया है? क्योंकि अभी इसके पहले भी कई सारी चीजों पर सरकार काम कर रही थी, लेकिन अचानक से इन चीजों पर काम करना, जिसके बाद से विपक्षी मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वजह है? एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री धामी की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, कुछ ऐसे काम उनकी ओर से किए गए, चाहे यूसीसी वाली बात हो या फिर लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक तमगा लगाया जाता है, तो क्या उन्हीं सब चीजों को और बढ़ाने के लिए भी ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से? देखिए गरिमा, सरकार की या मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, एक पत्रकार के रूप में मेरा आकलन दूसरे तरीके का है। मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं जी। क्योंकि अभी अभी उत्तराखंड में सत्ता ने पहली बार 2 उपचुनाव हारे। पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि सत्ताधारी दल उपचुनाव हारा। आज से पहले जो भी दल सत्ता में रहा उसने कभी उपचुनाव नहीं हारा। ठीक है, तो अगर लोकप्रियता बढ़ी है तो फिर वो लोकप्रियता अपने राज्य में क्यों नहीं है, और वो लोकप्रियता चुनाव जिताने में सहायक क्यों नहीं है? ठीक, ये तार्किक सवाल है। कोई दूसरी बात यह है कि देखिए, सरकार जब कोई निर्णय करती है तो उस निर्णय के पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो ये कारण होता है कि भाई जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं, जो दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, उसकी क्या जरूरतें हैं, और शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ, इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ और तमाम अन्य विधि अधिकारियों के साथ बैठ करके उन चीजों का चिंतन करना और उसके बाद वो निर्णय लें। ठीक, एक ये निर्णय होता है। दूसरा एक कारण यह होता है कि उन निर्णयों से राजनीतिक लाभ क्या मिल सकता है, क्योंकि आप अगर कोई अच्छा काम करेंगे या कोई कार्य करेंगे तो उससे आपको क्रिटिसाइज भी मिलेगी और आपको उसकी प्रशंसा भी मिलेगी। ठीक है, अब आप सत्ता में हैं तो आप क्रिटिसाइज के लिए तो निर्णय नहीं लेंगे, प्रशंसा के लिए ही निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कारण इसमें देखे जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड अब बदलते दौर में चीजें बदल रही। हम भी विद्यार्थी थे जब उत्तराखंड आंदोलन रहा, हम लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं समझता हूं यहाँ पे जो लोग रहे हैं सभी लोगों ने अपने युवा काल में उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, और चीजें बदली, परिस्थितियां बदली। आज हमने हल्द्वानी वाला प्रकरण भी देखा, हमने काला ढूंगी प्रकरण भी देखा है, हमने 2009-10 का रुद्रपुर प्रकरण भी देखा, जिसमें जो अभी वर्तमान में प्रभारी डीजीपी हैं एडीजी अभिनव कुमार, उनको तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडूड़ी ने इमरजेंसी में उधम सिंह नगर भेजा था दंगों को और तत्कालीन परिस्थितियों को शांत करने के लिए, और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन भी वहां पे किया था, अपनी योग्यता को साबित भी किया था वहां। तो हमने वो भी चीजें देखी हैं, चीजें बदली हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि राज्य में आतंकवादी घटनाओं को लेकर के भी चीजें अब बदल रही हैं। यहाँ भी उन चीजों के तार जुड़े हुए दिख रहे हैं। कई लोग इस तरह के पकड़ में आए हैं, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है। अब ये क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र खासकर उत्तराखंड के, अब संवेदनशील होते जा रहे हैं कई मामलों में। तो ऐसे में कानूनों को भी अपने स्वरूप में बदलाव की जरूरत नजर आती है और वो चीजें हो रही हैं। हम एकदम से चीजों को लेकर के नकारात्मक नहीं हो सकते हैं, खासकर जब तक हम उन चीजों के इम्प्लीमेंटेशन को न देख लें। ठीक है, वरना 1947 से लेकर के अभी तक जितने भी कानून बने हैं, उन कानूनों का आईपीसी या सीआरपीसी जो भी रहे, वो कानून तो बनाए तो गए थे कि जनहित में बनाए गए थे, व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, समाज में व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, लेकिन उनका कितना उपयोग हुआ, उनका कितना दुरुपयोग हुआ, ये हमें से किसी से छुपा नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि चीजें समय के साथ, जब समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, जनजीवन बदल रहा है, मानव स्वभाव बदल रहा है, मानव टेम्परमेंट बदल रहा है। ठीक है ना, अब हमें गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा है। आज अगर हम गाड़ी लेकर के सड़क पे चलते हैं और हल्की से भी, गलती से भी अनजाने में किसी से थोड़ी सी टक्कर लग जाए तो वहां पर भारी झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है, पुलिस को आना पड़ता है।
तो मानव का स्वभाव भी बदल रहा है, टेम्परमेंट भी बदल रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि कानून को भी बदलाव की जरूरत थी, उसको भी अपग्रेड और अपडेट होने की जरूरत थी। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये थोड़ा सा कानून अपडेट हुआ है, अब इसका बेजा इस्तेमाल होगा नहीं होगा, ये तो जो सरकारें आएंगी उनकी कार्यशैली से पता लगेगा। ठीक है, अब सर ये इसका जवाब हम नवीन जी से भी ले लेते हैं। नवीन जी, क्योंकि बेजा इस्तेमाल होने की बात लगातार विपक्ष कह रहा है, इसीलिए पूर्व में ही विरोध भी दिखा रहा है, तो ये सुनिश्चित कराना भी मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सिर्फ विपक्षी नहीं, आपके प्रदेश की जनता भी है। इसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए गरिमा जी, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो दंगा करेगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान करेगा उस पर यह कानून लागू होगा। अगर वो विपक्ष हो, पक्ष हो, चाहे कोई जनता हो, कोई भी हो, जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, हिंसा करेगा, उस पर एक कानून लागू होगा। उसमें सभी शामिल होंगे, इसमें बिल्कुल निचले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक सब शामिल हैं। जो भी इस बात को करेगा उसके लिए भुगतेगा। दूसरा, गिरिराज जी कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन तो तभी देखा जाएगा जब कोई ऐसा काम करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी कल को सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाती है प्रदर्शन के नाम पर, तो उस पर निश्चित तौर पर आपकी कानूनी कार्रवाई होगी, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। और बनभूलपुरा जैसे शांत एरिया को हमने देखा है, यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बहुत सारी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, बहुत पहाड़ी क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है, बहुत सारी चिंता है। और अगला जो सॉफ्ट टारगेट कई हमारे दुश्मनों का है वो उत्तराखंड भी है। बहुत सारी जानकारियां होने के बाद जो सरकार एक निर्णय ले रही है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के हित में है। और सामरिक महत्व को देखते हुए और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर बहुत सख्त नियम कानून होने बहुत जरूरी हैं और दंगों को रोकना यहाँ की प्रमुखता में होना चाहिए। और सरकारें बिल्कुल इसके लिए जवाबदेही है। अगर कोई गलत करता है तो सरकारें जाएंगी भी, लेकिन विपक्ष इस बात को खाली इस बात पर राजनीति करे कि नहीं जी सरकार ने कानून हमारे लिए बनाया है, तो मैं समझता हूं गलत है। आपको उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, तो समझ में सब आएगा। गरिमा जी, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। गिरिराज जी, नवीन जी कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो कम से कम सारी चीजें स्पष्ट होंगी। आप पूर्व में ही विरोध करने लग गए हैं और अमूमन हमने देखा है कोई भी चीज हो, विपक्षी चाहे विपक्ष में कहीं पर आप है तो कहीं पर बीजेपी है, विरोध विपक्षियों का पहले ही शुरू हो जाता है। गरिमा जी, हाँ, कांग्रेस पार्टी इस समय विपक्ष में है उत्तराखंड में। करण महाराज जी का नेतृत्व है, यशस्वी हमारे प्रेसिडेंट है जी। अगर जनमानस उत्तराखंड का कष्ट में होगा, अगर वाकई पीड़ा में होगा, परेशानी की मुद्रा में होगा, तो हम लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई को लड़ने में अगर आंदोलनरत भी होना पड़ेगा तो होंगे। इंटेंशन वाली जो गरिमा जी में बात रखी मैंने अभी कि इसमें देखा जाएगा जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा इनका कानून, तो उसकी परिणति क्या होती है, किस तरफ ये उसको लेके जाते हैं। अगर हमने कहा कि लोकतंत्र के गला घोटने की बात अगर मैंने रखी तो उसके पीछे वजह यह है कि अभी तक के जो रिजल्ट्स है भाजपा के, इनका जो कार्यकाल है 7 वर्षों का, तो वाकई ये जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाने का इनका प्रयास होता है। लेकिन ये इस बात की कहीं गुंजाइश नहीं है, अगर वाकई ये गलत इंटेंशन के साथ इस कानून को लेके आए हैं और विपक्ष को वाकई जनता के पक्ष में अगर हम लोग मुद्दों को लेकर सरकार के सामने सवाल रखेंगे और उसमें अगर बाधक अगर ये बनते हैं, अगर इंटेंशन की बार बार मैंने बात रखी है तो इसी वजह से रखी है कि वाकई इस कानून का आना और ऐसी स्थिति में आना, ऐसे समय में आना जब मैंने आपके बीच में रखा कि महिला अपराध इस समय चरम पे है, चोरी डकैती जो है वो चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। आज अगर विपक्ष अगर इन मुद्दों के साथ उत्तराखंड के जनमानस के वाकई उसको कष्ट में ना हो, पीड़ा में ना हो, उसके मुद्दों के साथ अगर सरकार के सामने अगर हम जाते हैं, आंदोलनरत अगर कांग्रेस होती है और उस वजह से अगर इस कानून को लेके आ रहे हैं तो इस गलतफहमी में न रहे। और शांति प्रिय मैंने बताया बड़ा सरल स्वभाव है उत्तराखंड में जो वास कर रहा है व्यक्ति, जो भी हम लोगों के साथ जन सैलाब जुड़ता है वो बड़ा शांति प्रिय होता है। तो वाकई सरकार इस बात को भी समझे और इसकी इंप्लीमेंटेशन देखी जाएगी। गरिमा जी जो लेके आए हैं अभी तो ये एक कानून इन्होंने दिया उत्तराखंड को, अब इसको किस तरफ ले जाते हैं सरकार अपने आप पे, सरकार के विल पे डिपेंड करता है कि वाकई चाहते क्या है उत्तराखंड के जनमानस के साथ, या विपक्ष जो वाकई आज आवाज जनता के हित के लिए है गिरिराज जी, जनता के हित के लिए किया गया है महाराज जी के नेतृत्व में। और भारतीय जनता
हमेशा बाधक बनेगी आपकी सत्ता तक पहुंचने के लिए, हमेशा बाधक है। इस बात को आप ध्यान रख लें कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देगी। राजनीतिक विरोधी है, ठीक है, ये चीजें ठीक है, लेकिन फिलहाल मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है नवीन जी आप क्या बातें कह रहे हैं? ठीक है, आप राजनीतिक दल है, विरोधी आप हर जगह पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मुद्दों पर विरोधी मत बनिए। कोशिश कीजिए जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वहाँ पर विरोध नहीं होना चाहिए, वहाँ पर एक दूसरे विरोध नहीं है। देखिए उन्होंने कहा कि अगर बाधक पर यहाँ पर आपका ये कहना ठीक नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक है कि आप अलग अलग दल हैं और आप राजनीति में एक दूसरे का विरोध करेंगे, लेकिन कम से कम मुद्दों पर स्पष्टीकरण बहुत नैतिकता के आधार पर आपको देना चाहिए और समझाना भी चाहिए अपने विरोधियों को भी, अपने प्रदेश की जनता को भी, विपक्षियों को भी कि आखिर क्यों आपने ये कदम उठाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे एक तरफ दंगाइयों को लेकर जिनके लिए अब सख्त कानून बनने जा रहा है, दूसरी ओर वेतन भत्ता जो अब बढ़ा दिया गया है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।